सरला जी, मेरा बेटा हमेशा के लिए मुझसे छीन लिया। अब तो तू आज़ाद है, जो करना है कर ले। यह कहकर सरला जी ने संजना को झटक दिया। संजना की माँ कोमल जी यह देखकर संजना को संभाला। कुछ देर बाद बाहर हलचल बढ़ गई। राजेश की बॉडी को घर के अंदर लाया जा रहा था। सरला जी बेटे से लिपट कर लगातार रो रही थी। संजना बार बार राजेश को उठने के लिए बोल रही थी। घर का माहौल बहुत गमगीन हो गया था। जगदीश जी ने जल्द से जल्द अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां की और अन्य रिश्तेदारों के सहयोग से उन्होंने राजेश की अंतिम यात्रा जल्दी से शुरू करा दी, जिससे परिवार में से किसी की तबीयत खराब न हो जाए। राजेश को लेकर चले गए। संजना को कुछ औरतों ने नहलाकर बैठा दिया। संजना अपनी माँ से लिपटकर रोए जा रही थी। अचानक इतना सब हो गया कि किसी को सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। कुछ घंटों के बाद सब लोग अंतिम संस्कार करके वापस आ गए। जगदीश जी और कोमल जी ने सभी परिवार वालों को संभाला। वे पूरी रात उनके साथ रहकर सबको संभालते रहे। आज राजेश को गए 1 हफ्ता हो गया था। घर में रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ था। जिसने भी सुना वह दौड़कर सब प्रकट करने पहुंच गया। वहीं रिश्तेदारों के बीच बैठी संजना अब पहले से कुछ संभल गई थी। उस दिन शाम को जब सब रिश्तेदार चले गए तब सरला जी ने मधुसूदन जी से कहा, सरला जी सुनो जी, हमारा बेटा तो चला गया। संजना से कह दो 13वीं के बाद ये भी चली जाए। मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। मधुसूदन जी, यह बात करने के लिए तुम्हें यही समय मिला था। वैसे इस सब में उस बेचारी का क्या कसूर है? राजेश जब हमारे साथ रहता था तब भी बाहर काम से जाता था। सरला जी, मैं कुछ नहीं जानती, आपको यह करना ही पड़ेगा। बाहर खड़े जगदीश जी ने उनकी सारी बातें सुन ली थी। वे मन ही मन फैसला भी कर चुके थे कि संजना का दूसरा विवाह करवा देंगे। राजेश की 13वीं के दिन सारी रस्में पूरी हो चुकी थी। सभी रिश्तेदार चले गए। तब जगदीश जी ने कहा, जगदीश जी, अब जो कुछ होना था वह सब हो चुका। आगे क्या करना है इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। आप चाहे तो संजना आपके साथ रहेगी, अगर आप नहीं चाहते तो इसे मैं अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। सरला जी, यहाँ रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आप इसे ले जाइए। वैसे भी अभी तक तो आप इसकी दूसरी शादी करवाने के बारे में सोच चुके होंगे। जगदीश जी, हाँ, यही ठीक रहेगा। इसे दूसरी शादी करनी है या नहीं उसका फैसला मैं इसी पर छोड़ रहा हूँ। चल बेटी संजना, वहाँ से फ्लैट खाली कर घर चलते हैं। संजना, पापा आप भूल रहे हैं, मैं अपने घर में हूँ, आप मेरे ससुराल में हैं। आपको जाना चाहिए जगदीश जी। लेकिन बेटा, यह लोग तुम्हें रखना नहीं चाह रहे हैं। सरला जी, हाँ, तुम्हारे पापा ठीक कह रहे हैं, जाओ अपने घर। संजना, मम्मी जी आप कुछ भी कहती रहें, मैं आपको अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। राजेश ने मरते समय मुझसे वादा लिया था कि मैं आपका और पापा जी का ध्यान रखूं। अपने पति की अंतिम इच्छा को मैं हर हाल में पूरा करूंगी। यह सुनकर सरला जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें विश्वास नहीं था कि संजना ऐसा चाहेगी। मधुसूदन जी, सरला यह इस घर की बहू है, अपनी मर्जी से चाहे तो यह जा सकती थी, लेकिन इसे हमारे बेटे की अंतिम इच्छा का सम्मान किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यह यहीं रहे। जगदीश जी, बेटा तू अपने भविष्य के बारे में सोच। हम चाहते हैं कि तेरी दूसरी शादी कर दे और तू अपना जीवन नए सिरे से शुरू करे। संजना, लेकिन पापा, मेरे सास ससुर के भविष्य का क्या, इन्हें कौन देखेगा? आपको पता है राजेश अपने मम्मी पापा से कितना प्यार करते थे। यह जिम्मेदारी वे मुझे सौंप कर गए हैं। सरला जी, बेटी मैं हमेशा तुम्हें गलत समझती रही, लेकिन आज तूने मेरी आंखें खोल दी। मैं सच्चे मन से कह रही हूँ, तू अपने घर चली जा, अपना घर बसा ले, हमारी चिंता छोड़ दे। वैसे भी हम लोग कितने दिन तक जिंदा रहेंगे, हमारे लिए राजेश की यादें ही काफ़ी है। संजना, मम्मी जी, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा रही हूँ। आपका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। आप चाहो तो मुझे घर से बाहर निकाल दे, लेकिन फिर भी मैं बाहर पड़ी रहूँगी। जगदीश जी, ठीक है बेटी, जो तेरा फैसला, लेकिन ऐसा ना हो कल तुझे अपने फैसलों पर पछतावा हो। अगर कभी ऐसा हो तो अपने पिता के घर चलिए आना। यह कहकर जगदीश जी कोमल जी के साथ वहाँ से चले गए। संजना, सचिन, कल उस फ्लैट से सारा सामान यहाँ ले आना।
मम्मी जी आप क्या खाएंगी बता दीजिए, मैं किचन में जा रही हूँ। सरला जी की आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। जिस बहू से वे सबसे ज़्यादा नफरत करती थी वे आज बेटा बनकर खड़ी हो गई। अगले दिन सुबह संजना जल्दी से तैयार हो गई। उसने सबसे पहले सबके लिए खाना बनाया, फिर चाय बनाकर सास ससुर के कमरे में गई। सरला जी, अरे बेटी मैं तो आ ही रही थी चाय बनाने। संजना, नहीं मम्मी जी, अब घर का सारा काम मैं करूँगी, बस कुछ दिन की बात है, मैं आज आप ही जा रही हूँ, बाद में यहीं आसपास नौकरी ढूंढ लूँगी। मसूदन जी, बेटा मैं सोच रहा था घर में मन नहीं लगता, कुछ काम कर लेता हूँ। संजना, नहीं पापा जी, आप इस उम्र में काम क्यों करेंगे, मैं हूँ ना, चिंता ना करें, कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा, आप बस मम्मी जी का ध्यान रखिए। संजना ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस में पहुंचकर संजना अपने काम में जल्दी जल्दी निपटाने लगी। खाली समय मिलते ही उसने नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। लंच के समय उसके आसपास काम करने वाले उसके पास आकर बैठ गए। संजना, आप सब मेरा दुख बांटने आए हैं, लेकिन चिंता ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, चलिए अपना लंच एंजॉय करते हैं। संजना को मुस्कुराता देखकर सबका मन हल्का हो गया। कुछ देर बाद संजना अपने बॉस अविनाश जी के पास गई। संजना, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अविनाश जी, संजना, मैं अगर तुम्हारे किसी काम आ सकता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तुम इस ऑफिस में कई सालों से मेहनत और लगन से काम कर रही हो। संजना, सर मैं अब अपने सास ससुर के साथ रहने चली गई हूँ, इसीलिए यहाँ पहुँचने मेरे लिए कठिन हो गया है, इसीलिए मैं सोच रही थी आप मेरा रिजनेशन एक्सेप्ट कर लें। अविनाश जी, यह तुम क्या कह रही हो, मैं इसका कोई हल निकालता हूँ। संजना, सर मैं वहीं आसपास नौकरी ढूंढ लूँगी, क्योंकि मुझे अपने सास ससुर को भी टाइम देना होगा। अविनाश जी, मैं समझ सकता हूँ, अभी रिजाइन मत करो, मैं तुम्हारे प्रॉब्लम का कोई हल निकालता हूँ। संजना उनकी बात मानकर वापस आ जाती है और अपने काम में लग जाती है। 2 दिन बाद अविनाश जी ने संजना को बुलाया। अविनाश जी, संजना मैं सारा इंतजाम कर लिया है, तुम्हें अपने घर से वर्क फ्रॉम होम कॉन्सेप्ट पर काम कर सकती हो, कभी ज़रूरत हुआ तो ऑफिस आ जाना। संजना, लेकिन सर यह सब कैसे होगा। अविनाश जी, तुम इसकी चिंता मत करो, आज तुम अपना लैपटॉप ले आना और कल से काम शुरू कर देना, इससे तुम्हें जॉब भी नहीं छोड़नी पड़ेगी। संजना, थैंक यू सर, आपने मेरी बहुत मदद कर दी। शाम को संजना घर आकर यह बात अपने सास ससुर को बताती है। सरला जी, बेटी, जब से राजेश का एक्सीडेंट हुआ है हम तुम्हारे बाहर जाने पर डरते रहते हैं। तुम्हारे बॉस ने बहुत अच्छा किया, भगवान उन्हें तरक्की दे। कुछ दिन बाद एक दिन दोपहर को घर की घंटी बजी। संजना ने गेट खोला तो सामने अविनाश जी खड़े थे। संजना, सर आप। अविनाश जी, संजना को ज़रूरी काम था, एक प्रेजेंटेशन बनानी थी। संजना, सर मुझे बताते मैं आ जाती। अविनाश जी, नहीं इतना टाइम नहीं था, इसीलिए मैं आ गया। तभी मसूदन जी और सरला जी आ गई। अविनाश जी ने उनके पैर छुए। संजना, मम्मी जी यह मेरे बॉस है। सरला जी, बेटा तूने इस कठिन समय में हमारी बहुत मदद की है, बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। अविनाश जी, नहीं आंटी जी, आप चिंता ना करें, मुझे कुछ ज़रूरी काम था इसीलिए आना पड़ा, नहीं तो आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता। मसूदन जी, बेटा इसे अपना ही घर समझो, चलो काम के बहाने तुमसे मिलने का मौका तो मिला, तुम दोनों काम करो, हम अंदर बैठते हैं, कुछ चाहिए हो तो बता देना। इसी तरह समय बीत रहा था। अविनाश जी कई बार घर आने लगे थे, अब वे घर में काफ़ी घुल मिल गए थे। एक दिन संजना बाहर गई थी। सरला जी, सुनो जी, मुझे लगता है संजना अविनाश जी को पसंद करती है, क्यों ना हम दोनों की शादी करवा दे। मसूदन जी, हाँ मैंने भी नोटिस किया है, तुम संजना का मन टटोल कर देखो। सरला जी, संजना से बात करती है लेकिन वह साफ मना कर देती है। संजना, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। मम्मी जी, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। सरला जी, बेटी हम
अपना ध्यान रख लेंगे, तेरे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। अगले दिन संजना जब काम कर रही थी तब अविनाश जी का फोन आता है। अविनाश जी, संजना आज एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? मैं तुम्हें घर से ले लूँगा। संजना, सर बात यह है कि अगर आप बार बार मेरे घर आएंगे तो मेरे सास ससुर और मोहल्ले वाले पता नहीं क्या सोचेंगे। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती, लेकिन आप जानते हैं कि एक विधवा को समाज में किस नज़र से देखते हैं। अगर आप चाहो तो मैं रिजाइन कर सकती हूँ। अविनाश जी, मुझे माफ़ करना संजना, मैं समझ सकता हूँ तुम्हें रिजाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सारा काम ऑनलाइन निपटा लेंगे। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन सरला जी ने संजना से पूछा, सरला जी बेटी बहुत दिन से अविनाश जी नहीं आए। संजना, माँ जी मैंने उन्हें यहाँ आने के लिए मना कर दिया। सरला जी, लेकिन क्यों? संजना, माँ जी मुझे बहुत सोच कर चलना होगा, उनका बार बार यहाँ आना, कल कोई उंगली उठाने लगे तो क्या होगा? सरला जी, लगता है बेटी उस दिन की बात तूने दिल से लगा ली, हमारा वह मतलब नहीं था, हम तो बस तेरा मन टटोल रहे थे। संजना, नहीं माँ जी, वह बात नहीं है, हमें समाज में रहना है तो सब कुछ सोच के चलना पड़ेगा। सरला जी, लेकिन बेटी उन्हें बुरा लग जाएगा। संजना, माँ जी मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उन्हें बुरा लगेगा तो यह उनकी प्रॉब्लम है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। सरला जी चुप रह जाती है। इसी तरह समय बीतने लगता है। एक दिन मसूदन जी ने संजना के पिता जगदीश जी को फ़ोन किया। मसूदन जी, जगदीश जी कैसे हैं? जगदीश जी, संबंधी जी मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मसूदन जी, मैं तो ठीक हूँ संबंधी जी, लेकिन आपसे संजना के बारे में बात करनी थी। मैं चाहता हूँ कि आप उसे समझाइए, वह दुनिया से अलग होकर केवल हम दोनों के बारे में सोचती रहती है। जहाँ तक कि आप उसने अपनी नौकरी भी दांव पर लगा दी। हमारा क्या है, राजेश के जाने से आधे तो हम पहले ही टूट चुके हैं। अब जितने दिन भी जिंदगी के बचे हैं किसी तरह काट लेंगे, लेकिन इसके सामने तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। कल आप और हम नहीं होंगे तो इसका साथ देने के लिए कोई तो होना चाहिए। मसूदन जी ने सारी बातें समझाते हुए अविनाश के बारे में भी बता दिया। जगदीश जी आप चिंता ना करें भाई साहब, मैं संजना से बात करूंगा। सभी मिलकर संजना को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन संजना अपने फैसले पर अटल रहती है। संजना, आप सबकी बात सही है, लेकिन मैंने भी राजेश से कुछ वादा किया था, वे मैं किसी भी हाल में तोड़ नहीं सकती। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। सरला जी और मसूदन जी बहुत दुखी रहने लगते हैं। एक दिन दोनों चुपचाप घर छोड़कर जाने का फैसला करते हैं। दोनों एक दिन चुपचाप रात को एक बैग में अपने कपड़े लेकर घर से निकल जाते हैं। घर से बहुत दूर मसूदन जी ने एक वृद्ध आश्रम में बात कर रखी थी। दोनों उसी के लिए रवाना हो जाते हैं। घर से बाहर निकलकर सरला जी पलटकर एक बार अपने घर की ओर देखती हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। सरला जी, क्या दिन देखने पड़ रहे हैं? मसूदन जी, चुपचाप निकल चलो, हमें अपनी बेटी के भविष्य के लिए कष्ट उठाने ही होंगे, इसीलिए मैं अपने बैंक के कार्ड, घर के कागज़, अपना फ़ोन सब छोड़ दिया जिससे वे हमें ढूंढ ना सके। दोनों रात की ट्रेन पकड़कर एक अनजान शहर के वृद्ध आश्रम में पहुंच जाते हैं। सुबह जब संजना अपने सास ससुर को चाय देने जाती है तो वहां उसे एक खत मिलता है। बेटी संजना, हमें माफ़ कर देना, हम घर छोड़कर जा रहे हैं, हमें ढूंढने की कोशिश मत करना, ज़िंदगी में आगे बढ़ जाना, अब तुम्हारे ऊपर कोई बोझ नहीं है, हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। यह पढ़कर संजना की होश उड़ जाते हैं। वह निढाल होकर ज़मीन पर गिर जाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। संजना, यह आपने क्या किया? राजेश की तरह आप भी मुझसे मुंह फेर कर चले गए। मेरी तो जीने का मकसद ही खत्म हो गया। संजना बहुत देर तक बैठकर रोती रही। कुछ देर बाद जगदीश जी वहां आते हैं। संजना, पापा आपको सब पता था, यह लोग जाने वाले हैं, आप मुझे बता सकते थे, मैं उन्हें रोक लेती। जगदीश जी, नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं पता था,
अभी 1 घंटे पहले ये मस्तन जी ने फ़ोन पर बताया। वे स्टेशन के बूथ से बोल रहे थे। उन्होंने ही मुझे यहाँ तुम्हें संभालने के लिए भेजा है। संजना जीवन की उस दोराहे पर खड़ी थी जहाँ से एक सड़क उसे नई जिंदगी की ओर ले जा रही थी और दूसरी उसे अपने सास ससुर को ढूंढने के लिए मजबूर कर रही थी। संजना इसी कश्मकश में फंसी थी कि क्या करे, कहाँ जाए।